नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत करता हूं। आज 1 फरवरी और आज बजट पेश की गई है, केंद्रीय बजट। और बजट आते के साथ एक मानो मिडिल क्लास के लिए खुशियों की बौछार हुई, जो बहुत दिनों से हर बजट में जब पेश होती थी तो हम लोगों की उम्मीदें होती थी कि बजट कुछ मिडिल क्लास के, लेकिन बहुत कुछ होता नहीं था बजट में। ये तो हम लोगों ने महसूस किया था। लेकिन इस बार का बजट जितनी हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया होगा मिडिल क्लास ने, उससे ज़्यादा मिला है। इसे क्यों कह सकते हैं कि छप्पड़ फाड़ के मिला है। तो दूसरी ओर बिहार को भी अच्छी खासी सौगात मिली है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि केवल बिहार को ही बजट में रखा गया है, लेकिन चूंकि वहाँ अगले दिल्ली के बाद वहीं चुनाव होना है, तो वो थोड़ी विशेष में इनके लुक में थी, या विशेष तरह से एक ध्यान में था, और लोगों की प्रतिक्रियाएं उसके हिसाब से आ रही है। तो कुल मिलाकर बजट पर एक हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और ये बजट पर चर्चा करने के पहले बता दूं, मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ। जस्ट एज ए पॉलिटिकल कमेंटेटर मैं आपसे बात कर रहा हूं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार। सर, बजट आज आया 2025 का, और वाकई में मध्यम वर्गों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया। पहले तक में 7 लाख था, 7.5 तो बहुत उम्मीद करते थे 10 तक जाएगा, लेकिन सीधे 12 लाख तक। ये एक हैंडसम अमाउंट तो जरूर है। 1 लाख का जो पॉइंट होता है वो वाकई में एक टची होता है। एक किसी का अगर सैलरी 90,000 है तो वो बड़ा नहीं लगता है, 99,000 है तो बड़ा नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो लाख होता है तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है। तो मैं आपसे पहले तो इसी जो मिडिल क्लास को रिलीफ मिला है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। जी सर, इस बार तो मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर पूरा ध्यान में रखा गया है, और उसी को ध्यान में रखकर लगता है ऐसा कि बजट बनाया गया है और खुश कर दिया है एकदम मिडिल वर्ग को। पूरे देश में जितनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सब लोग बता रहे हैं कि ये मिडिल क्लास को ध्यान में रख के, क्योंकि मिडिल क्लास एक ऐसा वर्ग है जो पैसा ऊपर वालों को भी देता है। जब वो समाज में लिक्विडिटी बढ़ती है, जब उसका पैसा, उसका आय बढ़ता है, तो वो ऊपर वाले के लिए भी जाता है और नीचे वालों के लिए भी जाता है, गरीब वर्ग को भी। क्योंकि गरीब वर्ग जनरली मजदूर वर्ग होता है, किसान वर्ग होता है, तो मिडिल क्लास खर्च करता है, तो इससे मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का को फायदा होता है। और मजदूर में खाली मजदूर ही नहीं है, जैसे टैक्सी चालक हैं, टेम्पू चालक हैं, बहुत सारे दुकानदार हैं, चाय के दुकान वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उन सबको आमदनी बढ़ने लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो एक चीज और है सर, इसको एक सिंपल शब्द में इस तरह से हम कहना चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि हम हवाई जहाज उड़ाएं, तो उसके लिए पहले आपको एयरपोर्ट बनाना पड़ेगा, रनवे बनाना पड़ेगा। कम से कम रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल इतना तो जरूर बनाना पड़ेगा। तो जो 2014 में मोदी सरकार आई, तो इस देश में सबसे बड़ी क्राइसिस थी इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव। और ये कहा जाता है कि अमेरिका इसलिए रिच नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है कि रिच था अमेरिका, बल्कि अमेरिका रिच ही हुआ, धनी देश इसलिए बना कि वहां सड़कें बनाई गई पहले। तो उस नीति पर चलते हुए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया। तो निश्चित रूप से इससे मोटा मोटी कहा जाए तो मध्यम वर्ग को तकलीफ हो रहा था, क्योंकि टैक्स तो जनता से ली जा रही थी, लेकिन जनता के पास उतना जितना उम्मीद करते थे उतना नहीं आ रहा था पैसा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च में जा रहा था। लेकिन
अब एक समय आया है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी खर्च हो चुका है और अब समय है कि समाज के लोगों में पैसा आए, लिक्विडिटी आए और लोगों का आमदनी बढ़े। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसमें काम किया है और इसलिए लोगों का आमदनी बढ़ाने का पूरा प्रयास किया गया है। और इतना ही नहीं, जैसे प्राइवेट जॉब में लोग आएंगे तो उनके लिए ईपीएफ है, उसमें सरकार अपनी जो योगदान देती है वो सरकार अपना वो बढ़ाई है। इसके अलावा जॉब देने वाले लोगों को भी फैसिलिटी बढ़ाई है ताकि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग जॉब देते हैं युवाओं को या बिल्कुल। बेरोजगार लोगों को, उनके लिए तो ये सारी चीजें मिडिल वर्ग को टारगेट रख के किया गया है। और बाकी तो ये सैलरी मतलब इनकम पर जो 12 लाख आपने बताया ही, ये तो बहुत बड़ा जो किसी ने उम्मीद नहीं की होगी वो चीज किया गया है। जी बहुत सही, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपने जो एक चर्चा कर दी एमएसएमई सेक्टर में जो 10 करोड़ का लोन का लिमिट था उसको भी 20 करोड़ किया गया, स्टार्टअप की भी लिमिट को 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया। तो सरकार ओवरऑल हर तरह की तैयारियां कर रही है। चूंकि सरकारों का बजट होता है और चुनाव का मौसम है तो इस पे असर तो होता है। अब देखिए, अभी 2 दिन पहले 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी। 8वें वेतन आयोग की बिल्कुल। मंजूरी मिलने से सरकारी कर्मचारियों को, और उसमें क्या होता था, बेसिक प्लस डीए, यही तनख्वाह है उनकी। तो अब तक क्या था कि 57% डीए था। अब ये जैसे होने से, ये जब नई वेतनमान 1 जनवरी 2026 से ये लागू होनी है, तो ये जो लागू होगी तो इसमें सर इनकी अब हो जाएगी, इधर बढ़ जाएगी परसेंटेज। एक यानी 1.60 यानी 60 कम से कम होगा, कैलकुलेशन करने पर थोड़ा सा और प्लस ही होगा। तो इनको तो डीए भी बढ़ गया 4%। तो 8वें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने से, और यही जो फिटमेंट फैक्टर है ना, एक फिटमेंट फैक्टर होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, ये पहले 2.7 था जिसको कि अब बढ़ के वो हो गई है 2.86। यानी सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों चाहे सरकारी कर्मचारियों के सबके वेतन तो इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, सभी को वेतन मिलता है। अब इसको देखकर लेकर चुनाव से जोड़ा जा रहा है कि 3 दिन पहले वेतन आयोग की मंजूरी, अब मिडिल क्लास को ये, तो लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार चुनाव के लिए ये बजट बना रही है। खैर, वो आप कहते रहिए, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सरकारें तो बनाते रहिए। तो मोदी सरकार है जो कि एकदम टाइट होकर केवल देश के लिए अपने, जो आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली। अब बहुत सारे सेगमेंट हैं, बजट तो इतना विशाल है, और मैं देख रहा था सर कि तकरीबन राज्यों को छुआ गया है, किसी को नहीं छोड़ा गया है। आसाम में जैसे यूरिया की फैक्ट्री लगना, नॉर्थ ईस्ट में अब इन तरह की बातें होनी, ये भी अपने आप में आश्चर्य है। नहीं तो इन 7 सिस्टर स्टेट में कहीं कुछ तो बनता नहीं था, ना कुछ होता था। 2-4 जगह फिक्स थे, लेकिन मोदी ने जिस तरह से डाइवर्सिफाई किया है इंडस्ट्रीज का। अब देखिए ना, प्रवासी भारतीय कार्यक्रम, पहले केवल ये दिल्ली का कार्यक्रम होता था, इसको पूरे इंडिया में घुमा दिया इन्होंने। G20 समिट हुआ, पूरे भारत वर्ष में घुमाया। तो मोदी की थिंकिंग है ये। तो मैं आपसे जो ओवरऑल मैं बिहार के बारे में चर्चा करूं, चूंकि बजट का बहुत बड़ा विशाल बजट है, 2 सेगमेंट पर बात करना चाहूंगा सर। किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों की बात, किसानों के लिए आप क्या देख रहे हैं? सर, किसानों के लिए तो मोदी जी ने जबरदस्त काम किया है और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये है कि अ, एक देवेंद्र शर्मा हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में, आज से नहीं, मैं उनको लगता है कि 1 दशक से भी ज्यादा से जानता हूं और उनके बहुत सारे आर्टिकल मैं पढ़ता रहता था। तो वो बोले इस बजट को देखकर बहुत खुश हैं, ताकि वो बहुत लंबे समय से किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की भी मांग कर रहे थे और बाकी सेक्टर से भी, बाकी लोग किसानों का भी मांग था और ये चीज हुआ है। तो
ये बहुत बड़ी बात हुई है कि 3 लाख से बढ़ाकर किसान क्रेडिट कार्ड की जो ये है लिमिट है उसको 5 लाख किया गया है। ये चीज हुई है। इसके अलावा जो अन्य चीजें हैं उन पर भी काफी चीज की गई है। जैसे इसमें जो किसानों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी चीजें की गई हैं जिससे किसानों का आमदनी बढ़ेगा। और अब जो लग रहा है कि किसानों की आमदनी निश्चित रूप से दुगना किया जा सकता है, क्योंकि इस बार दिल खोलकर किसानों के लिए काम किया है। और ये बहुत अच्छा चीज रहा है। किसानों में भी काफी खुशी की लहर है इससे। जी देखिए, बजट मैं भी देख रहा था, बजट मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। किसान की बात केवल क्रेडिट कार्ड की ही नहीं है। जैसे देखिए, 80% से ज्यादा के किसान बहुत छोटे काश्तकार हैं, बहुत छोटे खेती है उनकी। उनको अगर बीज रोपना है, उस वक्त उनके लिए 10,000 और 20,000 रुपया मायने रखता है। और ये स्वनिधि वाले भी स्कीम से उनको फायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसानों के लिए तो बहुत तेरे घोषणा की गई है, लेकिन विशेष चर्चा जो आज मैं आपसे करना चाहूंगा वो बिहार को लेकर। बिहार के लिए भी बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं। मैं चाहूंगा कि आप ही बताएं एक एक करके। सर, बिहार की जो बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं उसमें मैं शुरुआत यहां से करना चाहूंगा सर कि बिहार को जो सेंट्रल टैक्स से हिस्सेदारी मिलता है वो इस बार 10% दिया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि बिहार को कितना ध्यान में रखा गया है। क्योंकि बिहार के बराबर यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल भी है, उतना बड़ा स्टेट। उससे बड़ा स्टेट महाराष्ट्र भी है, बिहार से ज्यादा बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन यूपी के बाद यूपी को 17% सेंट्रल टैक्स का, जबकि बिहार को दूसरे नंबर पर रखा गया है 10% सेंट्रल टैक्स का। और ये जो पैसा है सर, ये पैसा बिहार सरकार अपने मन से खर्च करती है। ये सेंट्रल टैक्सेस में बिहार की हिस्सेदारी है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जो विकास के जितनी योजनाएं हैं, उनसे ये अलग चीज है। तो इसलिए बिहार को इसमें काफी अहमियत है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ये सिंपली पैसा बिहार को ट्रांसफर हो जाएगा और बिहार सरकार इसको अपने हिसाब से खर्च करती है। तो एक चीज तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। ये जो 10% के हिसाब से आ रहा है बिहार को, ये जोड़ने से 11,923 करोड़ रुपया प्रति माह बिहार को आ रहा है इसमें सेंट्रल टैक्स से। इसके बाद अब आते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या क्या किया। तो मोटा मोटी और कामों को, छोटे छोटे कामों को छोड़ दें तो 5 बहुत बड़े बड़े काम बिहार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। और सबसे मजे की बात कि आज उन्होंने बिहार के मधुबनी की एक दुलारी देवी हैं, उन्होंने पिछले साल दिसंबर में निर्मला सीतारामन मधुबनी गई थी तो उन्होंने एक साड़ी उनको गिफ्ट किया था, मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी। और वही साड़ी पहनकर निर्मला सीतारामन जी ने आज बजट प्रस्तुत किया। ये एक बड़ी बात रही। दुलारी जी देवी को पद्मश्री यानी मिल चुका है दुलारी दुलारी 2021 में। देवी दुलारी देवी ने इतना खुश कर दिया कि बिहार को सौगातों की बहार लग गई। बहार लग गई जी, बिल्कुल। और उनको मधुबनी पेंटिंग के लिए 2021 में पद्मश्री का भी अवार्ड मोदी राज में मिला। ये भी बहुत बड़ी बात चीज है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आईआईटी जो पटना में बना था उसको विस्तार करने का और उसमें गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल भी बढ़ाने का एक योजना मंजूर किया गया इसमें। अब जो 2800 सीटें थी उसमें, अब उसको बढ़ाकर 5,000 सीटें की जाएगी आईआईटी में, पटना में। लगभग आईटीआई की जी, आईआईटी आईआईटी, आईआईटी। लगभग डबल हो ये गया।
लगभग डबल 2800 से सीधे 5000 ले जाएंगे। और 3 नए एयरपोर्ट, 3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बिल्कुल नया, वो जीरो से शुरू किया जाएगा। तो ये राजगीर में, जो बिहार का बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस के रूप में पहचान बना है राजगीर। दूसरा सोनपुर में, पटना में गंगा नदी के जस्ट उस पार सोनपुर है, जो पटना, हाजीपुर, सोनपुर और पूरे उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार सभी लोगों को फैसिलिटेट करेगा। और तीसरा भागलपुर, यानी पूरे पूर्वी बिहार को, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे भागलपुर, बांका, मुंगेर, सारे एरिया को वो कवर कर लेगा। तो ये 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, यानी जीरो से जिसका शुरुआत किया जाएगा, जहां लैंड एक्वायर होगा, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रनवे बनेगा और फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट्स बनेंगे। और 2 एयरपोर्ट का विस्तार का बात इसमें कहा गया है, पटना और बिहटा को। तो बिहटा में एयरफोर्स का वो एयरपोर्ट है, लेकिन वहां 2 गांवों में काफी जमीन एक्वायर किया गया है और उसका विस्तारीकरण किया जा रहा है, और वहां बहुत बड़े पैमाने पर और बड़े बड़े जहाज उतारने का ये चल रहा है, स्कीम चल रहा है। इसके अलावा पटना से बिहटा तक 20 मिनट में पहुंचा जाए, इसके लिए पटना से बिहटा तक 4 लेन बनाया जा रहा है, और ऊपर ऊपर भी 4 लेन बनाया जा रहा है। तो ऊपर वाला जो होगा 20 मिनट में आपको पटना से पहुंचा देगा बिहटा एयरपोर्ट में। तो ये चीजें हुई है बिहार के लिए। इसके बाद एक मखाना बोर्ड। सर, सब दुनिया जानती है कि बिहार सबसे बड़ा उत्पादक है मखाना का। और मखाना एक ऐसा चीज है जो पानी जलाशय में उपजाया जाता है, और जिसका मिनरल जिसमें और विटामिन इतने सारे पाए जाते हैं। अद्भुत चीज है सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और बिल्कुल प्राकृतिक चीज है। और बिल्कुल इसका ऑर्गेनिक खेती होती है, कोई इसमें पेस्टिसाइड वगैरह बहुत कम होता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और मखाना बोर्ड बनने से एक फायदा होगा किसानों को, और खास करके उत्तर बिहार के किसानों को, कि उनको एक सेंट्रलाइज योजना मिल गया मखाना बोर्ड के रूप में। और इसका जो फायदा है 90% फायदा किसानों को जाएगा, क्योंकि ज्यादातर फायदा पहले बिचौलिए कारोबारी ले जाते थे उसका, क्योंकि किसानों के पास कुछ था नहीं। अलग अलग विभाग अलग अलग तरह की योजनाएं बनाती थी, और किसान उसमें उलझ के रह जाते थे, उनको समझ में नहीं आता था कि हम क्या करें। उसका फायदा कारोबारी उठाते थे। अब किसानों को उसका 90% फायदा मिलेगा, और मखाना बहुत महंगा प्रोडक्ट है, ये भी चीज है। तो कैश क्रॉप होगा, और उसमें किसानों को जबरदस्त फायदा होगा, और किसानों का अब मोटिवेशन इससे बढ़ेगा। किसान अब इसको और ज्यादा इसका उत्पादन करने पर अपना ध्यान देंगे। ये एक बहुत बड़ी चीज है सर। दूसरी चीज ये है कि बिहार में कोसी नदी एक बाढ़ विभीषिका और उत्तर बिहार को बर्बाद करने के लिए जानी जाती है। अब उसमें कोसी नदी के पश्चिमी क्षेत्र में एक नहर को हरी झंडी दी गई है। अब इससे 3 फायदा होगा। एक तो बिजली उत्पादन, दूसरा फायदा होगा कि सिंचाई की सुविधा, और पूरे दरभंगा अंचल, सहरसा अंचल और बहुत सारे मतलब डिवीजन, अंचल नहीं डिवीजन, और भी कई क्षेत्र हैं जहां सिंचाई की योजनाएं बहुत आसान हो जाएंगी। और तीसरा है कि इससे बाढ़ नियंत्रण, तो यानी ग्रामीण लोगों को फायदा होगा, मवेशी पालकों को भी फायदा होगा, और किसानों को भी फायदा होगा, बिजली भी मिलेगी। और ये बिजली बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पनबिजली योजना से प्रदूषण नहीं होता है। तो ये चीज है। इसके अलावा एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बिहार में है। ये सर हमको याद है कि 3-4 दशक, या हमको तो जब से मैंने होश संभाला 1970 के दशक से, तब से मैं देख रहा हूं कि बिहार में फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी की डिमांड होती रही है, क्योंकि बिहार का मिट्टी इतना उर्वरा है कि यहाँ लोग चाहते हैं कि यहाँ के किसानों का प्रोडक्ट्स जो है यही फूड प्रोसेसिंग से पूरी दुनिया को जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, आमदनी हो,
और बिहार इस माध्यम से रीच हो। ये पहली बार हुआ है कि फूड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का स्थापना की बात इस बजट में आज कही गई है। जो बिहार में जो बनेगा तो इससे निश्चित रूप से बिहार के हर जिला को, 38 जिला हैं बिहार में, हर जिला को फायदा होगा। हर जिला के किसानों को और मजदूरों को और कारोबारियों को जबरदस्त इसका फायदा होगा। तो ये चीज, 5 चीजें हैं जो बिहार को मिली हैं इस आज के, माने ये 5 प्रमुख चीजें हैं जो बिहार को मिला है आज के बजट में। जी जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बिहार को कुछ दिया गया है, चूंकि अब तक बिहार हमेशा खाली रहा करता था। हम केवल, तो बिहार के भी तकरीबन हालात वही है कि वहाँ भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुई है। अब ये सब योजनाएं मिली है। अब बिहार के राजनीति क्या करती है, चूंकि बिहार को बर्बाद बिहार की राजनीति ने किया है। कोई भी दल हो, उनको बिहार को आगे रखना चाहिए, लेकिन अब तक तो ऐसा हुआ नहीं है। अगर इस बजट में कुछ मिला है तो हम लोग उम्मीद करें, और खासकर एक चीज जी और जी सर कहेंगे। जी जी जो सेंट्रल टैक्सेस से बिहार को जो 10% हिस्सेदारी दी गई है, यानी मोटा मोटी आप ये समझिए कि 2025-2026 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें बिहार को सेंट्रल टैक्सेज में हिस्सेदारी मिलेगी 1.43, यानी 1.5 लाख करोड़ के आसपास। आसपास। ये जो पैसा मिलेगा, तो अभी बिहार का जो राज्य स्तरीय बजट है वो अभी बिहार विधानसभा में पेश होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। आने वाले दिनों में होगा, इसी फरवरी में हो या मार्च में हो। तो इस पर एक बहुत सकारात्मक इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जो बिहार में प्रादेशिक स्तर पर जो बजट बनेगा। और इससे क्या होगा कि बिहार सरकार अभी पुलिस में और टीचर की बहाली में कई लाख लोगों को भर्ती करने पर काम कर रही है। और इस पैसा के आने से बिहार सरकार का एक सपोर्ट इतना बढ़िया हो जाएगा कि इन भर्तियों को करना और उनको पेमेंट देना बिहार सरकार के लिए बहुत आसान होगा। ये भी एक अच्छा, चीज है इसमें। जी जी, आपने बहुत सही कहा। और मुझे तो इन सारी बातों में, जो आपने उत्तर बिहार में जो सरकार ने प्रावधान किए हैं जिससे कि बाढ़ भी बचे, बाढ़ से लोग बच पाएंगे, क्योंकि उत्तर बिहार तो हमारा बाढ़ में झुलसते ही रहा है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जो वो बाढ़ से परेशान नहीं होते हों। लेकिन चलिए, सरकार योजनाएं तो बनाई, स्कीम में लॉट तो हुआ है। अब ये बिहार के ऊपर है कि वो किस तरह से इसको, प्रोजेक्टों को पूरा करती है और इसको निभाती है। क्योंकि बजट के अंदर बहुत सारे बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं पर बात करना संभव नहीं है। तो आज हमने इसीलिए इंट्रोडक्टरी रखा था। लेकिन हाँ, चुनावी साल है, दोनों जगह, दिल्ली में भी 5 तारीख को चुनाव है और बिहार में भी अंत में होना है चुनाव। तो हर जगह चुनाव का भी प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से मध्यम वर्ग को टारगेट की है सरकार ने, मध्यम वर्ग जो मोदी सरकार से नाराज रहा करता था, और 2024 के चुनाव परिणाम में 240 आने में मध्यम वर्गियों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं दावा इसलिए कर रहा हूं कि जब सुबह में जब काउंटिंग शुरू होती है, तो जितने बैलेट वोट होते हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के होते हैं, और उसमें भाजपा हमेशा इधर पीछे हो रही थी। तो एक मर्म समझ में आता है। लेकिन मोदी सरकार के आगे नेशन फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट है। वो थोड़ी बहुत कष्ट देकर भी भारत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और शायद आज समय आया तो उन्होंने जोड़ का हथौड़ा मारा है, और वाकई में इसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी। और अभी कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाओं को देख रहा था, सर पीट लेने का मन करता है। लेकिन क्या कहूँ, अब राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं, उनकी चर्चा हम लोग बजट पर फिर बात करेंगे, तब कर लेंगे उन्होंने क्या कहा और किसने क्या कहा। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे
तो इसको प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करना निश्चित तौर पर